नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश के कई राज्यों में जब जब चुनाव की बेला नजदीक आती रही पिछले कुछ वर्षों के दौरान, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती जांच एजेंसी ईडी वहां पहुंच जाया करती थी। विपक्षी नेताओं की घेरेबंदी कैसे की जाती थी, छापेमारी कैसे की जाती थी, किस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती थी, ये आप तमाम लोग जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, तो भला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसी चूक कैसे सकती थी। ईडी की फिलहाल तो एंट्री नहीं हुई है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की एक और जांच एजेंसी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जमाने में तोते की संज्ञा दी थी, उस जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो गई है। मकसद वही है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजना। और क्यों यह मकसद है, आपको याद दिला दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर महज कुछ वोटों के अंतर से फैसला हुआ था और पूरे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 11,500 से भी कम वोटों के अंतर से फैसला हुआ था। यानी 243 सीटों पर कुल मिलाकर अगर वोटों का अंतर एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच में देखा जाए तो 11,500 से भी कम था। और जिस तरह से कांग्रेस को 70 सीटें मिली, 19 सीट पर कांग्रेस जीत पाई, खुद राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटें कम जीत पाई। इन तमाम चीजों के लिए माना जाता है कि अगर लालू यादव उस समय यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जेल में ना होते तो स्थितियां अलग होती। 5 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था राष्ट्रीय जनता दल को, 8 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। और अगर ये 5 और 8 13 इनको मिला लिया जाए तो 110 सीटें जो विपक्षी गठबंधन के खाते में आई थी वो 123 तक पहुंच जाती। और बिहार के विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 243 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 122 विधायकों की जरूरत होती है। तो क्या लालू यादव को एक बार फिर से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? और इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तीखे सवाल पूछे, वो अपने आप में चुनाव आयोग के लिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक झटके से कम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आधार कार्ड को लेकर, वोटर आई कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर जो बातें कही और जिस तरह से तीखे सवाल चुनाव आयोग से पूछे, वो अपने आप में चुनाव आयोग की मंशा को बेनकाब करने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई को रखी गई है और ये जो पूरा जो पुनरीक्षण का अभियान है, ये 25 जून से 26 जुलाई तक चलना है। तो आगे यानी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं बिहार विधानसभा चुनाव में सीबीआई की एंट्री से। चारा घोटाला, चारा घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चुनाव की बेला नजदीक आ गई तो चारा घोटाले में सीबीआई ने एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट में कुछ महीने पहले एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने लालू यादव की सजा को बढ़ाने की मांग की थी। और झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को, सीबीआई के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने सीबीआई की इस याचिका को स्वीकार करते हुए एक तरह से लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया है, लालू यादव को एक कड़ा झटका दिया है। इस मामले में लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सीबीआई जो याचिका लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, देश की सुप्रीम अदालत में पहुंची है, उसमें यह मांग की गई है कि लालू यादव की जो सजा है उनको बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने इन 3 लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3.5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है। यह मामला जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, तो देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए 6 लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है और झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरसी 64 मामले में
राजद प्रमुख यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और दो अन्य सजा याफ्ता लोगों की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। सीबीआई की इस याचिका को एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सितंबर में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है और ऐसे मौके पर जाहिर सी बात है जंगल राज को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, तो यहां भी ये भी एक मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। और इस बीच जो चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर अनोखा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर करवा रहा था, उस मामले में भी देश की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ कहा कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो तो खुद उनके पास भी नहीं है। वहां दलील भी ये दी गई, चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई। चुनाव आयोग की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब पेश हुए थे, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से मैं कहूं तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण पेश हुए थे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई इस पूरे मामले पे, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने जब ये कहा कि ये जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे ये संपूर्ण नहीं है, इसमें कुछ और भी जोड़े जा सकते हैं, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी एक तरह से चुनाव आयोग को कि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी जोड़ा जाए। यानी जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास वोटर आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड जिनको खुद चुनाव आयोग ने बनाया है, तो उनको भी मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। यह सलाह है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा 28 जुलाई को, तो यह भी चाहेगा कि इस मामले में चुनाव आयोग जवाब दे कि वो इन तीनों दस्तावेजों को मान्य दस्तावेजों की सूची में रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर मान्य दस्तावेजों की सूची में नहीं रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। यह सुझाव के रूप में जरूर है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को आदेश देने से आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट बचती है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने की सलाह दी, वो अपने आप में चुनाव आयोग की मंशा को बेनकाब करता है। अब जरा गौर से देखिएगा, आधार कार्ड जो तमाम दस्तावेजों के लिए, तमाम चीजें बनवाने के लिए वैलिड माने जाते हैं। आधार कार्ड को एक जमाने में आधार कार्ड को एक जमाने में माफ कीजिएगा वोटर आई कार्ड से जोड़ने की बात भी कही गई थी। और वहीं अब यह कहा जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स है कि बिहार की राजधानी पटना और पटना से लगते आसपास के जिलों में तो आधार कार्ड को मान्य माना जा रहा है, लेकिन सीमांचल में आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा है, विदेशी घुसपैठ का हवाला देते हुए। तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, चुनाव की बेला तक इंतजार क्यों किया गया? बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, और राशन कार्ड जिसके आधार पर आप 5 किलो मुफ्त अनाज बांट रहे हैं और बड़े जोर शोर से जिस योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं दुनिया भर में, उस राशन कार्ड को भी अगर आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह कहना चाहते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक विदेशियों को राशन देती थी, मुफ्त का राशन? यह भी अपने आप में गंभीर अपराध है। अब वोटर कार्ड की बात, वोटर कार्ड तो खुद चुनाव आयोग ने बनाया है और चुनाव आयोग अपने ही द्वारा बनाया गया अगर वोटर कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा है, तो यह भी चुनाव आयोग में अपने आप पर बड़ा सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे 3 मुद्दों पर सवाल पूछा। चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया, समय सीमा जो बहुत छोटी है और नवंबर में समाप्त होगी तथा अधिसूचना पहले ही आ जाएगी, तो फिर इसका औचित्य क्या है? इसको क्यों चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है? जब चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई कि ये प्रक्रिया है, तो ये कहा गया नवंबर में तो चुनाव हो जाएंगे, तो फिर आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसको वोटर लिस्ट और चुनाव इन दोनों को आपस में क्यों जोड़ रहे हैं? उसके बाद जस्टिस धूलिया ने हालांकि यह भी कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई बहुत जरूरी है, तो इसे 28 जुलाई को उपयुक्त अदालत में सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर 21 जुलाई तक या उससे पहले प्रतिवाद दायर किया जाए और 28 जुलाई से पहले जवाब दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछकर, चुनाव आयोग को सलाह देकर, चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछकर चुनाव आयोग की मंशा पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग की मंशा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लगा ही दिया है। अब देखना यह होगा, यह सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि क्या चुनाव आयोग इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सलाह सुझाव को मानेगी या नहीं मानेगी। चुनाव आयोग इस देश में वैध दस्तावेज के रूप में मान्य आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में जगह
देगी या नहीं देगी, चुनाव आयोग जिस राशन कार्ड के आधार पर मोदी सरकार मुफ्त का अनाज बांट रही है उसको मान्य दस्तावेजों की सूची में जगह देगी या नहीं देगी, चुनाव आयोग अपने द्वारा बनाए गए वोटर आई कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में जगह देगी या नहीं देगी। इस सवाल के लिए देखना होगा कि आगे चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब अगली बार सुनवाई होगी 28 जुलाई को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की तरफ से कई दलीलें दी गई, लेकिन एक दलील जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, कपिल सिब्बल जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने दलील दी खुद बिहार सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कि बिहार सरकार के सर्वे से पता चलता है कि बहुत ही कम लोगों के पास वो कागज है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। पासपोर्ट केवल 2.5% लोगों के पास है। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यानी 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो 14.71% लोगों के पास है। वन अधिकार प्रमाण पत्र बहुत ही कम लोगों के पास है। निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी प्रमाण पत्र भी बहुत कम लोगों के पास है। जन्म प्रमाण पत्र को ईसी के लिस्ट से यानी चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर रखा गया है। आधार को बाहर रखा गया है। मनरेगा कार्ड को भी बाहर रखा गया है। और यह सवाल एक तरह से उठाया गया कपिल सिब्बल की तरफ से। कई अन्य तर्क भी दिए गए। गोपाल शंकर नारायण इन्होंने कोर्ट में कहा, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार हो रहा है। यह किसी रूल बुक में नहीं है, यह नियम में नहीं है, यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है, यह कानून में नहीं है। जस्टिस धुलिया ने इस पर आगे कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में दिया गया है, तो आप यह नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। गोपाल शंकर नारायण ने इस पर कहा कि चुनाव आयोग वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। यहां कई स्तरों पर कानून का उल्लंघन हो रहा है, यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया का कानून में कोई आधार नहीं है। गोपाल शंकर नारायण ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि 2003 से पहले वालों को केवल फॉर्म भरना है, उसके बाद वालों को डॉक्यूमेंट लगाने हैं। यह बिना किसी आधार के भेदभाव किया गया है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। जस्टिस धुलिया ने इस पर कहा कि यह व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है, रीजनिंग की बात कही। गोपाल नारायण ने आगे क्या कहा याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि आधार को सभी मामलों में पहचान के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन इसे वोटर वेरिफिकेशन में नहीं माना जा रहा। हम यह नहीं कह रहे कि आधार नागरिकता का प्रमाण है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में है उसके लिए यह प्रमाणीकरण का एक प्रमाण है। तो दोनों पक्षों की तरफ से कई तरह की दलीलें रखी गई, कई तरह के तर्क रखे गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का, अब सबको इंतजार चुनाव आयोग के फैसले का है। और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई यानी 28 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उस दिन का, उस तारीख का है। और इस बीच झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव को लेकर सीबीआई की याचिका को जो स्वीकार कर लिया गया है उसमें आगे कैसे होता है, कानूनी मसले तक सीमित रहता है, राजनीतिक वाद विवाद का यह प्रश्न बनता है, और लालू यादव के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है, अभी जल्दी कार्रवाई होगी या फिर चुनाव तक इसको सिर्फ एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सीबीआई की एंट्री हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग को जो कहा, अब उसे चुनाव आयोग के लिए आप झटका मान लीजिए, चुनाव आयोग के लिए सबक मान लीजिए, लेकिन फिलहाल ये सुझाव के तौर पर ही है और चुनाव आयोग इसको मानता है नहीं मानता ये चुनाव आयोग पर ही डिपेंड करता है। आप लोग, तमाम लोगों से आग्रह कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीबीआई की एंट्री और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर, इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या मानना है, आपकी राय क्या है। बिहार का विधानसभा चुनाव कौन से रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।